Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and I'm here again with new series of OPSC Dental Surgeon Exam Paper 2014-15. And I request you all, don't forget to like and subscribe my channel to keep motivate me. It's totally free. Today I'm going to start part 1 of this series. So without further ado, let's get started. Question number 1 is, swan neck deformity of the finger is seen in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteomalacia और osteoporosis. तो फिंगर डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं, मैलेट फिंगर, बोटोनियर, स्वान नेक डिफॉर्मिटी. ओके, तो जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है उसमें क्या होता है कि फ्लैक्शन हो जाता है ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ओके, विथ एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में. ओके, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस किस में दिखेगी आपको? ओल्ड मैलेट फिंगर एंड rheumatoid arthritis. So the correct answer for this question is rheumatoid arthritis. Okay, mallet finger जो है उसमें क्या होता है कि फ्लैक्शन हो जाता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का. ओके, ये किस में दिखेगा? टेंडन रप्चर के कारण या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. ओके, और बॉटोनियर किस में दिखेगा? इसमें क्या होता है? फ्लैक्शन हो जाता है ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का. ओके, एंड एक्सटेंशन हो जाता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट. जबकि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है? अपोजिट होता है, फ्लैक्शन होता है ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, ऑफ हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का. ओके, तो ये आपको याद रखना है. आर्थस टाइप एलर्जिक रिएक्शन इज अ फीचर ऑफ टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शन और टाइप 4 रिएक्शन. तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन में क्या होता है? लोकल रिएक्शंस होते हैं और सिस्टमिक रिएक्शन होते हैं. तो जो लोकल रिएक्शन होते हैं उसे कहते हैं आर्थस रिएक्शन. ओके, ये किसमें दिखाई देगा आपको? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में. ओके, तो आर्थस रिएक्शन में क्या होता है? ये नाम किसने दिया था? डॉक्टर आर्थस ने दिया था. और इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एट अ लोकलाइज्ड साइट पे. ओके, डिपोजिट हो जाता है टिश्यू में और जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है और टिश्यू डैमेज हो जाता है. ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस. ओके, और सिस्टमिक रिएक्शन पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? सीरम सिकनेस हो जाती है. ओके, इसमें क्या होता है? सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है ड्यू टू डिपॉजिट इम्यून कॉम्प्लेक्स एट द मैनी एरियाज ऑफ बॉडी. इसमें जो सिस्टमिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो बॉडी के बहुत सारे एरिया में डिपॉजिट हो जाता है. जबकि जो आर्थस रिएक्शन कहाँ पे होती है? जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और डिपॉजिट कहाँ पे होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का? एट अ लोकलाइज साइट पे, मतलब सिर्फ उसी प्लेस के टिश्यू पे. ओके, तो ये आपको याद रखना है. आर्थस टाइप एलर्जिक रिएक्शन इज अ फीचर ऑफ टाइप 3 reaction. Progression to chronic liver disease is seen most commonly with infection by hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C और hepatitis D. तो ये मैंने आपको चार्ट शो किया हुआ है. हेपेटाइटिस C वायरस से सबसे ज़्यादा होता है 26%, फिर हेपेटाइटिस C वायरस एंड अल्कोहल दोनों के कारण होता है 14%. मतलब हेपेटाइटिस C वायरस जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो हेपेटाइटिस C ऑफन लीड्स टू क्रोनिक इन्फेक्शन एंड कैन प्रोग्रेस द क्रोनिक लिवर डिसीज. ओके, जो कि इंक्लूड करता है सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. ओके, ये आपको याद रखना है. Blood coagulation factor which is not required in the intrinsic pathway for coagulation is फैक्टर 9, 11, 7 और 13. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें फैक्टर 7 है और इंट्रिंसिक पाथवे में नहीं है. इट मीन्स ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द इंट्रिंसिक पाथवे. तो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इंट्रिंसिक पाथवे में? फैक्टर 7. वो किस में इन्वॉल्व है? एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द कोएगुलेशन. ओके, all the following are suggestive of iron deficiency anemia except koilonychia, low reticulocytes response, decreased serum ferritin, decreased total iron binding capacity. तो ये मैंने आपको पूरा चार्ट शो किया हुआ है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या डिक्रीज़ होता है, क्या इंक्रीज़ होता है. जैसे कि MCV, MCH ये रिड्यूस होते हैं, MCHC ये नॉर्मल टू रिड्यूस होता है, आयरन रिड्यूस हो जाता है. जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है? ये इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? डिक्रीज हो जाती है. इट मीन्स दिस इज़ द एक्सेप्शन. ओके, दिस इज़ द एक्सेप्शन, डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. तो इसमें क्या हो जाता है? इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है टिपिकली इंक्रीज हो जाती है
डिक्रीज नहीं होती है, तो ये गलत है। एंड कोइलोनाइकिया, इसमें क्या होता है, स्पून शेप नेल भी हो जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। लो रेटिकुलोसाइट्स रिस्पॉन्स हो जाता है इसमें, डिक्रीज सीरम फेरेटिन हो जाता है। ये सभी मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये सभी आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, ऑल आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेप्ट मायोपैथी, डायरिया, पेप्टिक अल्सर डिसीज और ऑस्टियोपोरोसिस। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सभी जो है साइड इफेक्ट्स हैं, एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये मैं पहले शो करती हूँ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के आई में क्या साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ग्लाउकोमा दिखेगा, कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन, वाटर रिटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया दिखेगा। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर और पैंक्रियाटाइटिस दिखेगा। स्केलेटल मसल में मायोपैथी दिखेगी। न्यूरो साइकियाट्रिक में चेंजेस इन मूड साइकोसिस होगा। स्किन में डर्मल एट्रोफी, एलर्जी होंगे। ओके, एंड इम्यूनोलॉजिकल में सप्रेशन, इंक्रीज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, मून फेस, ये सभी दिखेगा। ओके, और स्केलेटल मसल में मायोपैथी और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों होगी। मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, डायरिया। ओके, तो ये साइड इफेक्ट में नहीं आएगा डायरिया। ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस, माइलोपैथी, मायोपैथी और न्यूरोपैथी। तो जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है उसमें क्या क्या हो जाता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, माइलोपैथी होता है और न्यूरोपैथी होता है। एक्सेप्शन क्या होगा इसका, मायोपैथी। तो मायोपैथी क्या होता है, इट इज़ अ मसल्स डिसीज होती है। ओके, तो ये जो है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से नहीं होगा। और माइलोपैथी मीन्स क्या होता है, it refers a disease or dysfunction of spinal cord. Okay, which of the following is the most common site for a fracture associated with osteoporosis? फीमर, हिप, रेडियस और वर्टिब्रा। तो ये मैंने आपको मेजर माइनर साइट्स शो किए हुए हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के। तो मेजर साइट क्या होंगे, स्पाइन, हिप, डिस्टल रेडियस, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। माइनर साइट होंगे पेल्विस, सिरम, रिब्स, डिस्टल फीमर or distal humerus and ankle. So the correct answer for this question is hip. Okay, it is the most common site for a fracture associated with osteoporosis. Okay, all are the causes of bilateral parotid enlargement except diabetes mellitus, systemic lupus erythematosus, HIV और sarcoidosis. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है। तो बाइलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग विथ ड्राई माउथ किस किस में दिखेगा, जॉगरन सिंड्रोम, sarcoidosis, amyloidosis, IgG4 रिलेटेड सिस्टमिक डिसीज, डायबिटीज मेलाइटिस, HCV, HIV। ओके, तो ये किसमें ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे किसमें नहीं दिखेगा, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस में। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, all are the causes of bilateral parotid enlargement except systemic lupus erythematosus. Which of the following is not a clinical feature of cerebellar disease? Nystagmus, hyperreflexia, hypotonia और ट्रिमर। तो ये मैंने सेरिब्रल डैमेज के साइंस बताए हैं और इसके लिए निमोनिक भी बताया है। इसका निमोनिक होगा वैनिस्ड, V स्टैंड फॉर वर्टिगो, A स्टैंड फॉर एटेक्सिया, S स्टैंड फॉर nystagmus, I stand for intentional tremor, S stand for slurred speech, H stand for hypotonia, E stand for exaggerated broad gait, D stand for dysdiadochokinesia. Okay, so the correct answer for this question is hyperreflexia. Okay, so hyperreflexia is not a clinical feature of cerebellar disease. All the following are vitamin K dependent coagulation factor except factor 10, 9, 3 and 7. तो ये मैंने आपको निमोनिक दिया हुआ है 2 + 7 is 9 not 10. It means 2, 7, 9 और 10 जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर हैं एक्सेप्ट 3. ओके, फैक्टर 3. Excessive weight gain, menorrhagia, cold intolerance and weakness are suggestive of obesity, hypothyroidism, Cushing syndrome और एनासार्कारा। तो जो excessive weight gain, menorrhagia और cold intolerance and weakness ये किसके
सिम्टम्स हैं। ओके, तो यहाँ मैंने बताया है कि ये किसके सिम्टम्स हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। ओके, और मेनोरेजिया इट मीन्स मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो जाता है इसमें, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को, वीकनेस हो जाती है। ओके, तो ये सब भी जो है किसके सिम्टम्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म के। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, प्लाज्मा कॉर्टिसोल, प्लाज्मा FSH, प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन। तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है कि सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर द हाई कॉर्टिसोल लेवल। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल इज for this question is plasma cortisol. Screening test used for the diagnosis of Cushing syndrome is plasma cortisol. Okay, तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ऑफन इंक्लूड करते हैं मीजरिंग कॉर्टिसोल लेवल इन द ब्लड, यूरिन और सलाइवा में। ओके, और जो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है वो किस में यूज़ करते हैं, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए। ओके, सो इट इज़ नॉट द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द कुशिंग सिंड्रोम। ओके, एंड प्लाज्मा FSH एंड प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन जो है वो टिपिकली कुशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, विच सीरोलॉजिकल मार्कर is suggestive of highly infectious stage of acute hepatitis B? तो HBsAg, anti-HBsAg, HBeAg, anti-HBeAg। तो यहाँ पे सीरोलॉजिकल मार्कर दिए हुए हैं और उनके क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। तो HBsAg वो किस में दिखेगा आपको, HBV हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन में, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक में। लेकिन जो हाई लेवल दिखेगा वो किस में दिखेगा आपको, HBeAg सीरोलॉजिकल मार्कर। ओके, वो किस में दिखेगा, हाई लेवल हेपेटाइटिस बी वायरल रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी में। ओके, ये उसमें दिखेगा, तो ये आपको ये याद रखना है। नॉर्मल सीरम कैल्शियम फॉस्फेट एंड alkaline phosphate are seen in osteomalacia, osteopetrosis, osteoporosis और osteonecrosis। तो जो osteoporosis है, ओके, इसमें क्या होता है, these serum levels are usually normal होते हैं बिकॉज द कंडीशन ऑफ प्राइमरी इन्वॉल्व्स बोन डेंसिटी लॉस विदाउट अफेक्टिंग द सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल में। ओके, जबकि जो होगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस and usually present with abnormal level of these markers, and osteonecrosis may not necessarily have a direct effect on these serum level. Okay, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में होगा, ऑस्टियोपोरोसिस में। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो सीरम लेवल, नॉर्मल सीरम कैल्शियम फॉस्फेट और ELP जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेट, ये नॉर्मल दिखेंगे सीरम लेवल में। ओके, जबकि जो बाकी ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस और ऑस्टियोनेक्रोसिस है, इन सब में जो है एबनॉर्मल लेवल दिखेंगे इन मार्कर्स से। ओके, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा मोस्टली अराइज फ्रॉम द रूट ऑफ द नेसोफेरिंग्स, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल और लेटरल वॉल। तो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा commonly known as nasopharyngeal cancer and it is classified as a malignant neoplasm or cancer. Okay, and it arising from the mucosal epithelium or nasopharynx। तो ये कहाँ पे होगा, it often within the lateral nasopharyngeal recesses of the fossa of Rosenmiller। Okay, तो ये कहाँ पे होगा, lateral wall में। Okay, nasopharyngeal carcinoma mostly arise from the lateral wall। Okay, highest incidence of nasopharyngeal carcinoma is seen in Indian, Chinese, Americans or European। तो nasopharyngeal carcinoma has a significant higher incidence in Southeast Asia, particularly among the Chinese population compared to the other region। Okay, which region is most commonly affected in actinomycosis? Thorax, liver, faciocervical, liver। Okay, लिवर 2 times ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो एक्टिनोमाइकोसिस इज कॉज्ड बाय द एक्टिनोमाइसिस एंड विच आर कंसीडर टू बी अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द बैक्टीरिया एंड फंगाई। किसके कारण होता है, एक्टिनोमाइसिस इज द मोस्ट कॉमन एक्टिनोमाइसिस कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। ओके, और ये इसमें किसमें डिसीज में दिखेगा, सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस, थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस and actinomycosis of the abdomen and pelvis. So the correct answer for this question is faciocervical region is the most common affected area in the actinomycosis. Okay, a punched out edge in characteristic of which ulcer, tuberculosis, malignant rodent and syphilis। तो ये आपको याद रखना है
कि जो पंच आउट पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, स्टमक, ट्रॉफिक और सिफिलिक अल्सर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सिफिलिस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस का भी पूछ सकता है, तो इसमें क्या होगा, अंडरमाइंड एज होती है। ओके, और मैलिग्नेंट में क्या होगी, रोल्ड और एवर्टेड एज होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सिस्टिक हाइग्रोमा इज अ डर्मोइड सिस्ट, कैवर्सनस हिमेंजियोमा, लिम्फेंजिएक्टेजिया, सेबेसियस सिस्ट। तो ये क्या होती है, सिस्टिक हाइग्रोमा जो है वो एक लिम्फेटिक मालफंक्शन होता है दैट इन्वॉल्व द एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड डायलेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, lymphatic vessels का, okay, and they are often present at a birth and can be found in various location, commonly in the neck and axilla। तो ये आपको याद रखना है, सिस्टिक हाइग्रोमा आपको कहाँ मिलेगा, नेक, क्लेविकल एंड आर्मपिट में। ओके, यंग इन्फेंट्स में होगा, कॉमनली प्रेजेंटिंग लिम्फेंजियोमा होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। The most common indication for the removal of sublingual salivary gland is ranula, lymphangioma, neoplasm और stone। तो मोस्ट कॉमन एक्सट्रावेसेशन सिस्ट कौन सी है, दैट अराइज फ्रॉम द रेनुला इज द मोस्ट कॉमन एक्सट्रावेसेशन सिस्ट है, जो कि अराइज होती है सबलिंगुअल ग्लैंड से, जो कि ट्रांसल्यूसेंट स्वेलिंग शो करती है, फ्रॉक्स वैली लाइक। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉक्स वैली लाइक सिस्ट कौन सी होती है, तो ये भी आ सकता है आपको, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो जो रेनुला है इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूकोसील और सिस्ट, जो कि फॉर्म होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और डैमेज टू द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। That's why surgical removal of the sublingual gland may be necessary to treat a ranula and prevent recurrence. Okay. Cleft lip is ideally repaired at what age? Soon after birth, 6 to 9 week, 10 to 24 week और 25 to 36 week। तो ये मैंने आपको सारा प्रोटोकॉल बताया और ट्रीटमेंट का। 3 to 6 वीक में इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स किया जाता है, 10 वीक्स में प्राइमरी क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की जाती है रूल ऑफ 10 के थ्रू, 10 वीक ऑफ एज, 10 पाउंड्स ऑफ वेट, 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, देन 18 मंथ में की जाती है क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, 9 मंथ से 2 ईयर तक की जाती है अंडर सुपरविजन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड रिक्वायर ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन। 7 to 8 ईयर्स में करेक्शन ऑफ इंसाइजर माल पोजिशन। ओके, 7 to 8 ईयर में सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, 8 to 11 ईयर में मैक्सिलरी एडवांसमेंट ट्राइड विद अ फ्रेमवर्क अप्लायंस, 12 ईयर्स में कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट विद फिक्स्ड अप्लायंस एंड 18 ईयर्स में ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी। ओके, तो ये सभी मैंने आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया हुआ है, तो जिससे आपको याद रहेगा ये। ओके, तो क्लेफ्ट लिप का तो आपको याद होना चाहिए बाय द रूल ऑफ 10। ओके, डेंटिचरस सिस्ट डेवलप अराउंड रूट क्राउन गम और जिंजाइवल मार्जिन। तो जो डेंटिचरस सिस्ट होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है, ऐसे फॉलिकुलर सिस्ट भी कहते हैं, जो कि सराउंड करती है क्राउन को ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ। ओके, एंड इट इज कॉज्ड बाय फ्लूइड accumulation between the reduced enamel epithelium and enamel surface resulting in a cyst in which the crown is located within the lumen. Okay. In tongue cancer, the least affected site is ventral margin, dorsal margin, tip or lateral margin. So in tongue cancer, the least affected site is typically the tip of the tongue. Most tongue cancer जो है occur at on the lateral margins and the ventral surface, and with the dorsal surface also being less commonly affected than the lateral margin. Okay. Ameloblastoma most commonly develops around incisors, premolar, canine or third molar. तो अमीलोब्लास्टोमा जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% अराइज इन द मैंडिबल एंड मोस्ट कॉमनली इन द मोलर रेमस रीजन। ओके, एंड ओकेजनली एसोसिएटेड विद द इम्पैक्टेड थर्ड मोलार। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मैक्सिला में भी मिलता है बट एज कम्पेयर टू मैंडिबल कम होता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।